Hello students, now in ninth chapter we have completed all the theories. We have completed Aristotle's law, Galileo's law, Newton's first law, second law and third law. And at the last we have studied law of conservation of momentum. So all the theories of this chapter are completed. Now we will solve the remaining numericals of this chapter, and now the first topic which we are going to take is Newton's third law. So we will solve the numericals on the basis of Newton's third law of motion. So everyone open your textbooks and in that, just a minute, let me open my textbook. Just a minute. In your textbook, open page number 124. Page number 124. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ में कोई भी फॉर्मूला नहीं आया, सिर्फ ये था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फॉर्मूला हमने किस में डिराइव किया था? वी डिराइव वन फॉर्मूला इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हिच वाज MAUA प्लस MBUB equals to MAVA plus MBBB. ठीक है, हमने जब डिराइव किया था तो ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था. ओके, आपने नोट्स लिखे होंगे, आप उसमें रेफर भी कर सकते हो. तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, इन द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बट अब ए और बी यूज करने की जगह हम न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एंड वी विल यूज in place of A or B we will use 1 or 2. M1U1 plus M2U2 gives equals to M1V1 plus M2V2. ये फॉर्मूले पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम वो करेंगे, ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास अब तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं. हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि हम कौन से सम में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन से सम में सेकंड लॉ का अप्लाई करेंगे? उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं. देखो, आपने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था? इट स्टेटेड दैट ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज. सो पहला कंडीशन क्या है? कितने बॉडीज होनी चाहिए? दो. तो दो बॉडीज का, दो ऑब्जेक्ट्स का क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन होना चाहिए. तो आपको ये देखना है कि जहां पे दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही है, कोलाइड कर रही है, कैसे भी इंटरेक्ट कर रही है, कोई भी न्यूमेरिकल में अगर आपको दिख जाए कि यहाँ पे दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही है, तो उसमें क्या यूज होगा? ये वाला फॉर्मूला, ठीक है. सपोज हम बात करते हैं बुलेट और गन की. सो अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन. सो बुलेट गन में से फायर की, तो बुलेट और गन में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा. बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे आएगी. क्लियर? सो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन बुलेट एंड गन. सो आपको पता चल गया ये फॉर्मूले के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन होगा, ठीक है. अब सेकेंड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपको माइंड में एक चीज सेट कर लेने की कि हम एक ऑब्जेक्ट के लिए 1 नंबर यूज करेंगे और एक ऑब्जेक्ट के लिए हम 2 नंबर यूज करेंगे, ठीक है. फॉर वन ऑब्जेक्ट वी विल यूज 1 एंड फॉर द अदर ऑब्जेक्ट वी विल यूज 2. तो माइंड में चीज सेट कर लेनी है कि सपोज बुलेट और गन है, तो बुलेट के लिए हम 1 नंबर यूज करेंगे और गन के लिए हम 2 नंबर यूज करेंगे. एक बार सेट कर लिया, बुलेट के लिए 2, गन के लिए 1 भी यूज कर सकते हैं. बट एक बार माइंड में सेट हो गया आपके, पूरा क्वेश्चन उसी बेसिस पे करना है. क्लियर? क्या याद रखना है आपको? whenever there is interaction between two bodies, at that time this formula will be used. Okay, after identifying the sum, means what formula you are going to use, now you have to
गिव नंबर्स टू द ऑब्जेक्ट्स मींस आपको माइंड में एक चीज सेटअप कर लेनी है कि आप एक ऑब्जेक्ट के लिए 1 यूज करने वाले हो, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 2 यूज करने वाले हो। अब कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। चलो ओके, सब देखो पेज नंबर 124 एग्जाम्पल नंबर 9.6। आज हम सिर्फ इसी फॉर्मूले के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज से भी और एग्जाम्पल से भी। देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व ऑल द रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर कौन से न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है। ओके, सो पेज नंबर 124 एग्जाम्पल नंबर 9.6। Okay. So refer to the question from your textbook. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? एक बुलेट है, उसका मास दिया है, उसको फायर करते हैं कितनी वेलोसिटी से? 150 मीटर पर सेकेंड से। कितनी? पिस्टल का मास कितना है? 2 kg। तो पिस्टल पीछे आती है। वो जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी विद व्हिच द पिस्टल कम्स बैक, दैट वेलोसिटी इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। उसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। अब आपको वही रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि कौन से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एक बुलेट और एक गन। तो एक को 1 से और एक को 2 से। तो माइंड में मैंने सेट कर लिया है कि बुलेट के लिए मैं 1 यूज करूंगा और गन के लिए मैं 2 यूज करूंगा। अब बात करते हैं, मास तो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, वेलोसिटीज भी आपको दी होंगी, पर कैसे आइडेंटिफाई करना है यू कौन सा और वी कौन सा है? तो याद रखो, यू मतलब इंट्रैक्शन से पहले की वेलोसिटी। इंट्रैक्शन और कोलिजन से पहले की वेलोसिटीज को क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटीज। और इंट्रैक्शन के बाद की वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? इंट्रैक्शन से, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, they are initial velocities, means u1 and u2। ठीक है, u1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, u2 सेकंड ऑब्जेक्ट की। वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2। अब आप एक और चीज ध्यान रखो कि गन और बुलेट वाले केस में जब आप बुलेट फायर करते हो तो इंटरेक्शन होता है। बुलेट जब हमने फायर किया तो अंदर फोर्स लगता है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, गन में से बुलेट निकलती है। बट इंटरेक्शन से पहले बुलेट भी अंदर स्टेशनरी है और गन भी स्टेशनरी पोजीशन पे। गन चलाने के लिए गन को मूव तो करना नहीं पड़ता है, गन तो स्टेशनरी पोजीशन पे रख के फायर करते हैं। क्लियर? सो इन केस ऑफ गन एंड बुलेट क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बुलेट एंड गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि जब आपने बुलेट फायर की उससे पहले गन और बुलेट दोनों क्या थे? स्टेशनरी थे। ओके, अब हम डेटा लिखते हैं। A bullet of mass 20 ग्राम, बुलेट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? 1 से। A bullet of mass 20 ग्राम, तो बुलेट का मास 20 ग्राम। ग्राम में तो नहीं चलेगा, ग्राम इज नॉट SI यूनिट, सो कन्वर्ट दिस ग्राम्स इनटू kg। 20 ग्राम्स इज 0.02 kg। आपको किससे डिवाइड करना है? 1000 से। पिस्टल का मास कितना दिया है? 2 kg। क्लियर? बुलेट के लिए 1 यूज कर रहे हैं, पिस्टल के लिए 2। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u1 भी 0, u2 भी 0। इतना डेटा आपको दिया है। और क्या बोला है? बुलेट इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150। फायर किया, उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो गई बुलेट की? 150। मतलब बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट मतलब 1, पिस्टल मतलब 2। तो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी मींस v1 इज 150 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, v2 फाइंड करना है। तो बुक में जो मेथड दिया है वो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया है, अलग अलग फाइंड करा है। इट्स बेटर कि मैं आपको जैसे करा रहा हूं वैसे करो, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्टली आपको आंसर ही चाहिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो क्या करा आपने? आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स थे, वी डिनोटेड फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद 1 एंड द अदर ऑब्जेक्ट विद 2। मासेस वर गिवन, इनिशियल वेलोसिटीज आर 0, आपको दिया नहीं होगा, बुलेट और गन के केस में ही 0 लेना है आपको।
फाइनल वेलोसिटी बुलेट की 150 थी, हमें गन कितनी वेलोसिटी से पीछे आती है वो निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. m1 how much? Now substitute all the values here. We have all the values except v2, so v2 हमें मिल जाएगा. What is m1? m1 is 0.02. What is u1? 0. m2 2. u2 0. m1 0.02, v1 150 plus m2 2 and v2 we have to find. तो v2 as it is. सारी वैल्यूज हमने रख दी यहाँ पे, बस सॉल्व कर दो. 0.02 into 0 0, 2 into 0 0, 0.02 into 150, 150 into 2 300 और 2 डेसिमल लगा देंगे तो कितना आएगा 3. क्लियर, 150 into 2 300, पर 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगाएंगे 300 में तो कितना बचेगा 3.00, मींस 150 into 0.02 is 3 plus 2 v2. क्लियर, therefore 3 plus 2v2 equals to 0, 2v2 equals to minus 3, so v2 is minus 3 by 2 minus 1.5 मीटर पर सेकेंड. 3 by 2 कितना होता है 1.5. सो गन की वेलोसिटी कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड. माइनस क्यों आया, क्योंकि बुलेट आगे गई, बुलेट की वेलोसिटी हमने प्लस में ली है तो गन तो पीछे आएगी. सो अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उसकी वेलोसिटी अगर प्लस है तो ऑब्वियसली गन अगर रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी माइनस ही आएगी. क्लियर, सो recoil velocity of gun is minus 1.5 meter per second. Here minus indicates direction of gun, means gun is moving in the opposite direction of bullet. Bullet की velocity positive तो gun की velocity negative. Okay, now example 9.7. A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is the velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. मतलब कोई frictional force नहीं है. अब देखो, this question is completed. Example number, page number 125. Example number 9.7. Okay. कौन कौन सी दो चीजें? A girl jumps onto a stationary cart. So how many objects are there? 2. एक गर्ल है और एक स्टेशनरी कार्ट है. गर्ल स्टेशनरी कार्ट पे जंप करती है तो क्या हुआ, दोनों का इंटरेक्शन हुआ. तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. वापस से माइंड में ये सेट करो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को 1 से, सेकेंड ऑब्जेक्ट को 2 से. तो हम गर्ल के लिए 1 यूज करेंगे और कार्ट के लिए 2 यूज करेंगे. A girl of mass 40 kg, गर्ल के लिए 1, so m1 कितना है 40 kg. कार्ट का मास कितना दिया है, the mass of the cart is 3 kg, so m2 is 3 kg. अब इनिशियल वेलोसिटीज, तो कोई इंट्रैक्शन कब हुआ, जब गर्ल ने उस कार्ट पे जंप किया. सो बिफोर जंपिंग द गर्ल वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. The girl jumps with a velocity of 5. तो इंटरेक्शन से पहले गर्ल की वेलोसिटी कितनी थी 5 थी. तो गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, स्टेशनरी कार्ड आप नीचे फिगर में देखोगे तो वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट पे है.
गर्ल भागते हुए आती है 5 मीटर पर सेकेंड से और उस पर जंप करती है, ठीक है। तो गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी हुई 5, बट कार्ड की इनिशियल वेलोसिटी, इंटरेक्शन से पहले कार्ड तो क्या था, स्टेशनरी था, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ड इज 0. क्लियर? वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी विद विच द कार्ड इज मूविंग. अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दोनों की नहीं दी है, ना v1 दिया है ना v2 दिया है, तो कितने वेरिएबल्स हो गए, 2 हो गए. बट आप खुद सोचो कि जब when that girl is jumping on the cart and the cart starts moving, then both cart and girl will move with same velocity because girl is moving on the cart, वो cart पे ही. क्लियर? तो cart जितनी velocity से मूव करेगा उतनी ही velocity से कौन मूव करेगा, वो girl मूव करेगी. क्लियर? हम इस मास दिया था गर्ल का, कार्ड के लिए 2 यूज कर रहे हैं, गर्ल के लिए 1 यूज कर रहे हैं. गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी 5 है, कार्ड की 0 है. बट after interaction, after jumping on that card, both will move with the same velocity. So let their final velocity be v. Let their final velocity be v. अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. I'm writing over here, okay. m1 u1, no need to write this, okay. Now this is the formula. Let the final velocity be v, so m1 u1 plus m2 u2 equals to m1. अब v1 और v2 की जगह दोनों की फाइनल वेलोसिटी हमने v क्यों ली, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे. इंटरेक्शन के बाद जितनी वेलोसिटी से कार जाएगा उतनी वेलोसिटी से वो गर्ल जाएगी. So m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 की प्लेस पे v plus m2 v2 की प्लेस पे भी v. v1 v2 अलग अलग क्यों नहीं लिखा है, because their final velocities are same. Now substitute the values. What is m1? m1 is 40, u1 is 5 plus m2 3, u2 is 0 equals to, इन दोनों में से, ठीक है. आपको ये सेम सिंगल लाइन में ही लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं. इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, v कॉमन, क्या बचेगा m1 प्लस m2. m1 कितना है 40 प्लस 3, 40 इंटू 5 200, 3 इंटू 0 0, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है. इक्वल्स टू 40 प्लस 3 43 v. सो v कितना हो गया 200 बाय 43. ओके 43 5 का नहीं हो सकता, 4 जा 43 4 जा 44 जा 160, 3 4 जा 12, 172, रिमेनिंग इज 28, 280, 6 जा 258, 5 जा 4.65 meter per second. Okay, this is your answer. So final velocity of both the girl and cart is 4.65 meter per second. Okay, तो ये शॉर्ट में हो जाएगा. If you are preferring this method, if you are doing this method, तो सम शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा. और मार्क्स की चिंता नहीं करनी है कि इसमें मार्क्स कम मिलते हैं. बोथ आर सेम. उसमें अलग अलग करके फाइंड करा है, इसमें मैंने साथ में करा है. सो अब से जो मैंने ट्रिक सिखाई है वही ट्रिक याद रखना है क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने के लिए और सॉल्व करने के लिए भी. क्लियर? सो पॉज द वीडियो ओवर हियर, राइट दीस टू सम्स, देन वी विल कंटिन्यू विद एग्जांपल 9.8. पॉज हियर एंड राइट दिस. Okay, page number 126, example 9.8. Two hockey players of opposite teams.
two hockey players of opposite teams while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. दो players, one player is coming from left to right and another is coming from right to left. Both the players collide with one another and they immediately become entangled. मतलब दोनों साथ में ही गिरते हैं. तो इंट्रैक्शन के बाद दोनों साथ में गिर रहे हैं, मतलब कितने इनिशियल वेलोसिटी से आ रहे हैं, कोलाइड हुए, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो उसको उसकी साइड लेके जाएगा. बट दोनों जब साथ में गिरते हैं, आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों साथ में अगर गिरते हैं तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी. या तो ये वाला प्लेयर इसको इधर लेके गिरेगा या तो ये वाला प्लेयर इसको इधर लेके गिरेगा. वो देखते हैं कहां लेके गिरेंगे. ठीक है. बट एज बोथ द players moving in the same direction after collision they become entangled. After collision they become entangled, so their final velocity will be same. But before collision they are moving in opposite direction with different velocities. तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, there are two players. तो first player को 1 से, second player को 2 से. One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second. First player का mass कितना है, 60 kg. First player is moving with a velocity of 5 meter per second. Other player has a mass of 55 kg and was moving with a velocity of 6 meter per second. Okay, and was moving faster with a velocity of 6 meter per second towards the first player. अब मैंने यहाँ पे एरो बना के क्यों लिखा है, उसका रीजन है. एक की वेलोसिटी लेफ्ट टू राइट है तो दूसरे की राइट टू लेफ्ट है. ये दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज है बिफोर कोलिजन. तो अगर हम एक की वेलोसिटी, फर्स्ट पेयर में u1 की वेलोसिटी लेता हूं 5, 60 वाले की 5 थी तो 60 के लिए अगर 1 यूज करा है तो 5 के लिए भी 1 ही यूज करना है. यहां पे गलती नहीं, एक बार माइंड में सेट कि 1 और 2 किसके लिए, तो पूरे क्वेश्चन में चेंज नहीं होना चाहिए. u1 इज 5 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड पेयर की वेलोसिटी 6 दी है बट उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. तो अगर हमने ये प्लस लिया है तो ये क्या लेंगे, -6 मीटर पर. यहां गलती नहीं होनी चाहिए. अगर दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं तो एक में प्लस और एक में माइनस. क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्शंस कैसे हैं. ठीक है. आफ्टर कोलिजन दे बिकम एंटेंगल्ड एंड दे मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन. तो दोनों एक साथ गिरते हैं तो दोनों एक ही स्पीड से गिरेंगे, एक साथ ही गिर रहे हैं. सो let their final velocity be v. ठीक है. एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को लेके ही गिरता है तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको वही निकालना है कि दोनों प्लेयर्स कितनी वेलोसिटी से गिरते हैं और कहां पे गिरते हैं. ठीक है. So according to law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 equals to m1. In place of v1 we are writing v. In place of v2 we are writing v because v1 equals to v2 equals to v. So what is m1? 60, u1 5, m2 55, u2 -6. Taking v common, m1 plus m2 60 plus 55. Okay, 60 into 5 300, 55 into -6 minus 5 6 are 30, so minus 330 equals to 115v. So 115v equals to -30. v कितना आ गया, -30 by 115. ओके. सो -0 पॉइंट डिवीजन आता है सबको. 30 by 115 डिवीजन आएगा, क्या करेंगे 0. 0.2 230 70. ओके. तो 0 6 115 into 6 690. आगे करने की जरूरत नहीं है, अभी 2 डेसिमल प्लेसेस तक सही है. 0.26 मीटर पर सेकेंड. अब लास्ट में आंसर आप देखो -0.26 आया.
ओके, बट हमें डायरेक्शन भी बताना है। हमें दो क्वेश्चंस पूछे हैं। आपको पूछा है with what velocity will they move after they become entangled and in which direction। ओके, डायरेक्शन भी आपको पूछा है, तो माइनस आया। तो देखो फर्स्ट प्लेयर का हमने पॉजिटिव लिया था जो लेफ्ट टू राइट जा रहा था, सेकंड प्लेयर का हमने लिया नेगेटिव। तो नेगेटिव आई वेलोसिटी मतलब ही नेगेटिव वाले डायरेक्शन में जा रहे होंगे, मतलब सेकंड प्लेयर के डायरेक्शन में गिरेंगे। सेकंड प्लेयर का मोमेंटम ज्यादा आया था। अब देखो सेकंड प्लेयर के लिए m2 इंटू u2 330 हुआ था और फर्स्ट प्लेयर के लिए 300। तो सेकंड प्लेयर फर्स्ट प्लेयर को लेके इस साइड गिरेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोथ द प्लेयर्स will move in the direction of player of mass 55 kg, सेकेंड वाले प्लेयर के। ओके, क्यों 55 वाले का ज्यादा इंपैक्ट हुआ, 60 का नहीं हुआ? क्योंकि 60 की वेलोसिटी कम थी। 65 जा 300 हो रहा था, बट 55 6 जा 330 हो रहा था। तो आपको इसमें भी दिखा है, thus the two entangled players will move with velocity 0.26 from right to left, from right to left. Okay, that is in the direction of second player was moving before the collision. Okay, pause this question over here and write this. Okay, write this. Now on the same page 126, see in text question 3. This is also based on law of conservation of momentum. So from a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity. अब initial से confused मत होना। बुलेट और राइफल वाले केस में कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी ही इनिशियल होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट और राइफल की आपको क्या लेनी है, 0। ये जो भी वेलोसिटीज दी हैं वो क्या है, फाइनल है। इनिशियल यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। बुलेट को मैं 1 से डिनोट करूंगा और राइफल को मैं 2 से। सो बुलेट का मास आपको दिया है 50 ग्राम। 50 ग्राम मीन 0.05 kg। ओके, राइफल का मास दिया है 4 kg, m2 is 4 kg। ओके, इनिशियल वेलोसिटीज बुलेट और राइफल वाले केस में हमेशा क्या होती है, 0 होती है। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की फाइनल वेलोसिटी आपको क्या दिया, मतलब बाद में वो कितनी वेलोसिटी से आती है, 35। भले इनिशियल दिया है, बट बुलेट जिस वेलोसिटी से मूव करती है वो इंटरेक्शन के बाद ही मूव करती है। सो वो कौन सी वेलोसिटी होगी, v1, वो दी है 35 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड v2। ओके, अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 50 नहीं लेना है, 0.05, u1 0, m2 4, u2 0, m1 0.05, v1 35 plus m2 4 and u2 v2 we have to find। 0 equals to 35 into 5, 35 into 5 means 175, 5 5s are 25, 2 carry 175 into 0.05 है, so 1.75
plus 4v2. Okay, so 4v2 equals to minus 1.75. so v2 कितना हो गया 35 मीटर पर सेकेंड ही दिया है, माइनस 1.75 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.43 12 माइनस 0.4375. अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. क्लियर? सो राइट दिस क्वेश्चन ऑल्सो when we will solve the last question. Pause the video here and write this. Fourth question. In text question fourth. Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities 2 and 1. सब आपको दिया है, ठीक है. दो ऑब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है 100 ग्राम मींस 0.1 kg. सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है 200 ग्राम 0.2 kg. फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 2 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 1 मीटर पर सेकेंड. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो सेम लाइन एंड डायरेक्शन आपको बोला है तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी प्लस. दोनों एक ही डायरेक्शन में. ओके, फर्स्ट की फाइनल आपको दी है दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मींस v1 आपको दिया है 1.67. we have to find v2. Everything is given, just you have to find the remaining variable which is v2. So m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. m1 0.1 u1 2 m2 0.2 u2 1 m1 0.1 v1 1.67 plus m2 0.2 v2 we have to find. 0.1 into 2 0.2, 0.2 into 1 0.2, 0.1 into 1 1.67 0.167 plus 0.2 v2. Okay, 0.2 plus 0.2 0.4 equals to 0.167 plus 0.2 v2. 0.4 minus 0.167 equals to 0.2 v2. Okay, 0.4 minus 0.167, 10 minus 7 3, 9 minus 6 3, 3 minus 1 2, 0.233 equals to 0.2 v. Okay, अब हम v2. We have to find v2. So what is v2? 0.233 divided by 0.2. अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 0.233 का डेसिमल हटाओगे तो 233 by 1000 और 0.2 का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 10. ओके, 233 by 2. So 2 ones are 2, again ones are 2, 13, 116.5 divided by 100. So 1.165 meter per second. This is your V2. Final answer. Okay. So today we did 5 sums related to law of conservation of momentum. आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस एक बार लिखने हैं देख के वीडियो के टाइम पे, इसको समझना है इन सम्स को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज सम्स, देन विदाउट लुकिंग these sums, without looking at these sums, you have to solve these sums again by today itself. Okay, this is your homework for today.
So write down these terms and complete the homework. Thank you.